करंट अफेयर मैगज़ीन जनवरी 2025 की, जिसमें हमने कल से ही अपना इकॉनमी सेक्शन शुरू कर दिया था। हमने ऑलरेडी 4 टॉपिक्स इकॉनमी के कवर भी कर लिए हैं। पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस विद एमसीक्यूज़ कवर हो चुका है। एमसीक्यूज़ बिल्कुल रेलिवेंट डाले जाते हैं, वो वाले जो आप अभी पढ़ रहे हो वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। तो गाइस, जो भी करंट अफेयर से बहुत परेशान है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सभी का स्वागत है। और सभी चैनल से जुड़कर बेस्ट अपना करंट अफेयर्स की नॉलेज लेते चले जाइए, क्योंकि आप जानते हैं करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे ही काफ़ी आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा 5th टॉपिक, दैट कम्स अंडर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है 2023-24 का। उस सर्वे के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सर्वे को कौन कंडक्ट करता है, सर्वे में क्या फाइंडिंग्स लेकर आई गई है, क्या क्या नई चीज़ें पता चली हैं, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है, ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि एनएसएसओ ने, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस ने ये रिपोर्ट बेसिकली रिलीज़ की थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ध्यान से समझें कि जो एनएसएसओ है उसने ये रिपोर्ट को रिलीज़ करा है। ठीक है, ये ध्यान रख लो, ये एक ऐसा ऑफिस है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है एनएसएसओ, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। एनएसएसओ का ही काम है लार्ज स्केल पर सैंपल सर्वे पूरे भारत में करवाना, सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डेटा कलेक्ट करना, इंडस्ट्रीज़ का डेटा कलेक्ट करना, रूरल अर्बन प्राइसेस को देखना। तो इसमें एक डायरेक्टर होता है, 4 डिवीजन्स हैं इसकी, सर्वे रिसर्च डिवीजन है, फील्ड वाला है, डेटा प्रोसेसिंग है, कोऑर्डिनेशन है। तो 1950 से ही एनएसएसओ काम कर रहा है और इन राउंड आपका काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को प्लानिंग करने में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। दिस डिपार्टमेंट इज़ हाईली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इट। तो इन्होंने ना रिपोर्ट रिलीज़ करी है, सर्वे रिलीज़ करा है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर। ठीक है, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन है उसने डिसाइड करा 2 कॉन्जिक्यूटिव सर्वे किए ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन ड्यूरिंग 2020-23, और ये कॉन्जिक्यूटिव 23-24 दोनों में हुआ, क्योंकि जब सिचुएशन आप समझ रहे हो यहीं से नॉर्मलाइज होनी शुरू हुई थी कोविड-19 का पेंडेमिक। तो सेकंड जो सर्वे इसका निकला गया है वो आपका अगस्त 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक पूरी एंटायर कंट्री में हाउस होल्ड कंजम्पशन आपका सर्वे एक्सपेंडिचर का निकाला गया। तो इस सर्वे के द्वारा पता चला जो एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, यानी जो हर बारी हमारे हर मंथ में कितना पैसा खर्च होता है, तो रूरल एरिया में बताता है कि ना 4122 है। और अगर हम इम्प्यूटेड बेनिफिट्स के साथ देखें तो रूरल एरिया में 4247 करके आपका एक्सपेंडिचर होता है। अब देखो, इम्प्यूटेड बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है, हम ये समझ लेते हैं। इम्प्यूटेड बेनिफिट्स का मतलब होता है गाइस कि ना नॉन कैश बेनिफिट्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? नॉन कैश बेनिफिट्स इनको कहते हैं, जो नॉन इम्प्यूटेड होते हैं। मतलब एम्प्लॉई को जैसे एम्प्लॉयर देता है ना कुछ भी, बड़ा टैक्स एज इनकम लिए जाते हैं, तो उसको जैसे आप मान लो कि इम्प्यूटेड बेनिफिट का एग्जांपल ले लो, कंपनी की कार है, व्हीकल है, जिम की मेंबरशिप मिल गई, कैश कार्ड मिल गया, गिफ्ट वाउचर मिल गया, है ना, या फिर कोई एजुकेशनल असिस्टेंस मिल गई, अवार्ड मिल गया, प्राइज़ मिल गया। तो ये इम्प्यूटेड बेनिफिट टैक्स कैसे होता है? जब एम्प्लॉई रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ इम्प्यूटेड बेनिफिट। जैसे कोई एम्प्लॉई है, इसने कंपनी की कार एक्सेस करी, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन द अमाउंट दे वुड कॉस्ट टू लीज दैट सेम कार, है ना। तो उसी को इम्प्यूटेड बेनिफिट्स कहते हैं। तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों का यहाँ पर लिखा हुआ है, अब बताया हुआ है कि देखो जी, इम्प्यूटेड बेनिफिट्स के साथ अर्बन एरिया में 7078 है, अदरवाइज 6996, इतना एक्सपेंडिचर एवरेज हर मंथ में पर कैपिटा हो रहा है। उसके बाद ये कह रहा है जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है ना, वो माना जा रहा है कि रूरल एरिया में 9% बढ़ा है और 8% अर्बन एरिया में बढ़ा है 2022-23 की रिपोर्ट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यानी कि बढ़ा ही है। 9% रूरल एरिया, 8% अर्बन एरिया में बढ़ा है क्या? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। अच्छा, अगर हम बात करें अर्बन रूरल गैप के बारे में, तो पता चला है जी वो 84% रिड्यूस हुआ है 2011-12 से। अगर आप कंपेयर करते हो तो 70% पर आ गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रूरल कंजम्पशन में ग्रोथ हुई है। ठीक है, उसके बाद ना अगर हम स्पेंडिंग को चेक करें कि नॉन फूड आइटम में, तो नॉन फूड आइटम के अंदर माना जा रहा है कि 53% रूरल एरिया में एक्सपेंडिचर हुआ है और 60% आपका जो हुआ है वो आपका अर्बन एरिया के अंदर हुआ है। अब देखो, नॉन फूड आइटम में लिस्ट में क्या होगा, जैसे मान लो पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट हैं, क्लीनिंग सप्लाई है, बेडिंग है, शैम्पू है, सोप है, डिओड्रेंट है ना, ब्लैंकेट्स हैं, टेंट्स हैं, प्लास्टिक शीटिंग है, रोप है, पॉट्स हैं, प्लेट्स हैं, कटलरी है, सारे के सारे नॉन फूड आइटम्स के अंदर आते हैं। तो जो इनका परसेंटेज शेयर ऑफ फूड की बात करें तो बोला जा रहा है वो गिरा है। तो ध्यान रखना,
स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा किसकी बढ़ी है? नॉन फूड आइटम्स की बढ़ी है, 53% रूरल एरिया में और 60% अर्बन एरिया में। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं शेयर ऑन फूड आइटम्स में, तो वो उसका एक्सपेंडिचर गिरा है। अच्छा, इसी के बाद आता है कंजम्पशन की इनइक्वालिटी का भी पता चला है। कैसे पता चला है समझते हैं। कहा जा रहा है कि जो गिनी कोएफिशिएंट है ना, वो इस बार जो है वो डिक्लाइन कर गया है। तो हम समझते हैं कि गिनी कोएफिशिएंट होता क्या है। गिनी कोएफिशिएंट में हम मेजरमेंट क्या करते हैं? तो गिनी कोएफिशिएंट आपको पता है इकोनॉमिक टूल होता है बेसिकली, जो स्टैटिस्टिकल मेजर है जिससे हम ना कंट्री की इनइक्वालिटी को नापते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ अमंग अ पॉपुलेशन किस तरह से हो रखा है। तो बोल रहा है कि वो डिक्लाइन हुआ है 0.237 रूरल एरिया में, 0.284 अर्बन एरिया में। यानी कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनकम की जो डिस्पैरिटी है, यानी जो रिच और पुअर का जो गैप होता है वो कम होता जा रहा है। तो गिनी कोएफिशिएंट इज डिराइव फ्रॉम योर लॉरेंज कर्व से, यानी जहाँ पर हम इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं। अगर गिनी कोएफिशिएंट 0 से 1 है तो 0 आपका बताता है परफेक्ट इक्वालिटी, 1 बताता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। समझ रहे हो आप? तो गिनी कोएफिशिएंट भी डिक्लाइन हुआ है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है कि वो बता रहा है कि हाँ जी, इनकम की जो डिस्पैरिटी है वो कम हो रही है। ठीक है। गिनी कोएफिशिएंट आपको पता है हाउस होल्ड में निकाला गया, जैसा मैंने आपको यहाँ भी बताया। इनइक्वालिटी स्टेट्स के अमंग है। एमएससी अगर हम ना मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखें तो हाईएस्ट वो सिक्किम में है, छत्तीसगढ़ में कम है। इम्प्लीकेशन इसका क्या पड़ेगा, इसका इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा? शिफ्ट टुवर्ड्स नॉन फूड स्पेंडिंग की वजह से आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का कॉम्पोजिशन चेंज होगा, जिससे कि आपका अफेक्ट किस पे पड़ेगा? इन्फ्लेशन के असेसमेंट पे असर पड़ेगा। अब हम देखते हैं जो हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे एक्सपेंडिचर है, ये बेसिकली इसका एम क्या होता है, इसको कंडक्ट करने का रीज़न क्या है। तो ये ना बहुत ज़्यादा डिटेल में डेटा इकट्ठा करता है कि हमारे देश के जो स्टेट्स हैं उनका हाउस होल्ड कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का पैटर्न क्या है। ये भी एनालाइज करता है कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वेलबींग कैसा है। तो इसको रेगुलर इंटरवल्स में एनएसएसओ कंडक्ट कराता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। इनिशियली ये 1 ईयर के ड्यूरेशन में होता था। सिंस 26th राउंड द सर्वे हैज़ बीन कंडक्टेड रफली एवरी 5 ईयर्स, ऐसा इसको कहा जाता था। डिस्कार्ड भी किया था 17-18 में ना, बाद गवर्नमेंट साइटिंग की डेटा क्वालिटी में कुछ इशू है, तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, आपका जो ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है ना, इसमें ना कंजम्पशन पैटर्न को, गुड्स एंड सर्विसेज को बताया जाता है कि लोगों का आपके देश में कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कैसे वो रहते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आईसिस के बारे में पता चलता है, इकोनॉमिक्स में जिसको एनालाइज करने में मदद मिलती है। और ना देखो, अल्टीमेटली ये सर्वे आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर भी है। इससे आपका जीडीपी, सीपीआई बेस ईयर रिवाइज करने में आपको मदद मिलती है। अभी आपने देखा डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर चेंज हुआ है। मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया था डब्ल्यूपीआई का यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का रिवाइज हुआ है क्या? बेस ईयर। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या बेस ईयर अभी रिवाइज हुआ है, चेंज पहले क्या था अब क्या है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। देखो यहाँ पे बहुत सुंदर नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, दिस इज़ द लोगो ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। 1950 से, जैसा मैंने आपको बताया था, ये सैम्पल सर्वे करते हैं, एनुअल सर्वे, क्विंशियल सर्वे, सारे तरह के सर्वे करते हैं। इस तरह के सर्वे में यहाँ पर कंडक्ट होते हैं। तो पीरियोडिक लेबर सर्वे रिपोर्ट है, सारा का सारा ये कौन करती है? एनएसएसओ करती है। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, यानी कि सीबीडीसी के बारे में। सीबीडीसी कहो या डिजिटल डॉलर कहो, एक ही बात है। ध्यान से समझना क्या होता है ये डिजिटल करेंसी। बेसिकली रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया है, जिसमें बोला है यूएस के सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को बैन करने को, यानी डिजिटल डॉलर को क्या बोला है? बैन करने को बोला है। क्या होती है डिजिटल करेंसी, क्यों बैन करने के लिए बोला है, सारा इस टॉपिक के अंदर हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखना, डिजिटल करेंसी का मतलब होता है कि कोई भी जो आपका पैसा है वो डिजिटल फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जिसको कि हैंडल, प्रिजर्व, एक्सचेंज डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किया जा रहा है, इंटरनेट से कनेक्ट कर कर। अब डिजिटल करेंसी 3 तरह की होती है, 3 तरह से आपको मिलती है। एक क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में, एक सीबीडीसी के फॉर्म में, एक स्टेबल कॉइन्स की फॉर्म में। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है कि नई जनरेशन रेगुलेट होगी, ट्रांजेक्शन यहाँ पे एक ब्लॉकचेन के फॉर्म में चलेगी, डिसेंट्रलाइज है। एग्जाम्पल के तौर पे क्रिप्टो कॉइन में आप समझते हो, क्रिप्टो करेंसी में सब समझ सकते हो बिटकॉइन। सीबीडीसी एक डिजिटल रूपी जैसे है, सेंट्रलाइज्ड है, ये बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड ही फॉर्म में चलती है। ये डिजिटल वर्जन है ये फिएट करेंसीज का, ठीक है ना। फिएट करेंसी आप समझते हो रुपया जैसे है, रिलायबिलिटी सिक्योरिटीज़ की ज़्यादा है,
स्टेबल कॉइन की बात करें तो ये एल्गोरिथम पे चलता है, इसका सप्लाई मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करनी पड़ती है। ये हाइब्रिड फॉर्म में मिलता है, जैसे टिथर है आपका यूएस डॉलर का जो है ना, वो स्टेबल कॉइन के फॉर्म में आता है। तो कहने का मतलब है कि 3 तरीके से आपको डिजिटल करेंसी देखने को मिलती है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि जैसे देखो टिथर वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से काम ये करता है। ये भी एक क्रिप्टो करेंसी का स्टेबल कॉइन है, 2014 में लॉन्च हुआ था। ये ध्यान रखना आप इसके बारे में, ठीक है। तो अगर ये पता होंगे सारी चीज़ें कि किस तरह से 3 टाइप्स क्या होते हैं, तो आप बड़े आराम से क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब हम सीधा चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अपना कि सीबीडीसी क्या है। अब देखो सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है बेसिकली एक लीगल टेंडर है, जिसमें मतलब कि सेंट्रल बैंक के पास लाइबिलिटी होती है, डिजिटल फॉर्म में डिनोमिनेटेड करे सॉवरेन करेंसी रखी हुई है और सेंट्रल बैंक के बैलेंस शीट पे भी दिखाई जा रही है। अब ना जो सीबीडीसी है यानी कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये भी आपके टाइप्स में होती है। जैसे होलसेल वाली होती है जिसमें बैंक के अमंग यूज़ की जाती है, लाइसेंस कराया जाता है इंटर बैंक पेमेंट्स के लिए, एक तो वो होलसेल होती है। एक होती है आपकी रिटेल वाली, जो जनरल पब्लिक जैसे डिजिटल वॉलेट हैं आपके स्मार्टफोन ऐप्स में जो होते हैं, एक वो रिटेल सीबीडीसी होता है। तो दो तरह से है। अब इसमें भी ना रिटेल के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक होता है टोकन बेस्ड, एक होता है अकाउंट बेस्ड। टोकन बेस्ड का मतलब है अनोनिमस ट्रांजैक्शन हुई है थ्रू प्राइवेट एंड पब्लिक की ऑथेंटिकेशन। अकाउंट बेस्ड में आप कह सकते हो डी कैश ऑफ, जैसे आपका ईस्टर्न कैरिबन है, ये क्या करता है, यूज़र को डिजिटल आइडेंटिफिकेशन देता है। तो इस तरह से इसका यूज़ करा जा रहा है। अच्छा, दो चीज़ें और ध्यान रखना, बहामास में पहला कंट्री है जिसने ना सीबीडीसी को लॉन्च किया था, सैंड डॉलर, उसका नाम ही है सैंड डॉलर, समझ लो इस बात को आप। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, बहामास जो एक कंट्री है अगर आप उसको देखते हैं तो बहामास कंट्री है, कैरिबियन कंट्री है ना। और यहाँ पर कॉमनवेल्थ आइलैंड कंट्री है, आप जानते ही हो ये सारा कुछ, है ना। तो याद रखना कि ये जो होती है ये इंडिपेंडेंट मेंबर है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का भी, और रिचेस्ट कंट्री है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, ठीक है। तो फेमस बहामास आपको पता ही है अपने कल्चर के लिए, अपने लाइफस्टाइल, टर्क्यूज वाटर और वाइट सैंड के लिए बहुत ज़्यादा ये मशहूर है, इसीलिए सैंड डॉलर रखा है इसका नाम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बहामास के बारे में भी। दूसरा डी कैश होता है, डी कैश भी ना ईस्टर्न कैरिबियन करेंसी यूनियन है ये बेसिकली। तो ये भी डिजिटल करेंसी है, जो फर्स्ट करेंसी यूनियन है टू एम्ब्रेस ब्लॉकचेन बेस्ड सीबीडीसी। छोटे छोटे फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होने चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि सीबीडीसी यानी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या होते हैं, मतलब इसके क्या ऐसे बेनिफिट हैं, क्या इसके साथ चैलेंज है, इंडिया का डिजिटल रूपी कैसे काम कर रहा है, सारा बात को हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो इंडिया का डिजिटल रूपी है वो फिएट करेंसी के फॉर्म में डिजिटल है, और इसको रेगुलेट इशू कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करंटली पायलट मोड में है, 15 बैंक्स हैं सिंस 2022 तक। उसके बाद इसमें हर तरह से इसको अवेलेबल कराया जा रहा है सेम डिनोमिनेशन में। और ध्यान रखना लीगल टेंडर है, आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे मनी लीगल टेंडर है ना रुपी, वैसे ही डिजिटल रुपी भी लीगल टेंडर है, ठीक है। अब पोटेंशियल बेनिफिट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ये होते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। जो व्यक्ति अनबैंक्ड है, जिसका बैंक में खाता नहीं है, वो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को एक्सेस कर आराम से, अनबैंक्ड भी है, अगर अंडर बैंक्ड भी है तो भी कर पाएगा। यानी वो आपको पता चलेगा कि इकॉनमी में मनी कहाँ कहाँ से सप्लाई हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा आपको दिखता रहेगा। ट्रांसपेरेंसी आएगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। दूसरा, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट इससे कम लगती है, क्योंकि इंटरमीडियरी कोई है ही नहीं, ना कमर्शियल बैंक है, ना पेमेंट प्रोसेसर है, कोई है ही नहीं, कोई ट्रांजैक्शन फीस लगेगी ही नहीं, तो वो भी एक सस्ता पड़ गया। दूसरा, इससे ना कैश की डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म होगी। आपको करेंसी प्रिंट करने में पैसा लगता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, मैनेज करने में फिजिकल करेंसी को कितना माथा पच्ची है, तो वो सब डिपेंडेंसी कम होगी। तो सीबीडीसी से फ़ायदा यही है कि आपको बेटर ट्रैकिंग मिलेगी ट्रांजैक्शंस की, भ्रष्टाचार कम होगा, ब्लैक मनी का प्रॉब्लम ख़त्म होगा, टैक्स चुराए करने का ख़त्म होगा, इलिसिट एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, इम्प्रूव होगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन भी। तो सेंट्रल बैंक ना इम्प्लीमेंट करते हैं डायरेक्ट स्टिमुलस मेजर से, डिस्ट्रीब्यूट करना हो फंड्स को इंस्टेंटली टू सिटीजन्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिवनेस उसकी इम्प्रूव करनी हो तो भी अच्छा है। दूसरा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एफिशिएंसी के लिए भी आपका सीबीडीसी बहुत ज़रूरी है। सीबीडीसी क्योंकि सिंप्लीफाई करेगा और इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स को स्पीड अप करता है। फिर प्रोग्रामेबल पेमेंट मैकेनिज्म है। डिजिटल करेंसी ट्रांसफ़र से क्या होगा, प्रोग्रामिंग होएगी, सेटिंग करनी हो, एक्सपिरेशन डेट लेनी हो, रिस्ट्रिक्ट करना हो स्पेंडिंग टू स्पेसिफिक वेंडर्स,
ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोग्रामिंग होती है, तो उससे भी आपको एक्सपिरेशन डेट पता होगी, कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक वेंडर को आपको मना करना हो कि मुझे यहाँ मेरा पैसा ना जाए, वो सब भी आप कर सकते हो। ये सारे तो देखो इसके फ़ायदे हुए, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। उसमें से पहला चैलेंज है आपका साइबर सिक्योरिटी रिस्क को लेकर। कैसे है समझते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमेशा हमेशा वल्नरेबिलिटी में रहेगी साइबर अटैक्स के, हैकिंग के, डिजिटल ब्रीचेस से, जिससे आप सोचो कि कैसे किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हिल जाती है। आजकल आप जब किसी को भी कॉल करते हो तो याद रखो उस कॉल में सबसे पहले ना वो IVR वाला एक वर्जन आता है जिसमें आपको बार बार आगाह किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि साइबर थ्रेट, साइबर अटैक से बचो। रोज़ होता है, आप किसी को फ़ोन करते हो तो ऐसा हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ऑनलाइन। और CBDC तो वल्नरेबल है क्योंकि वो तो है ही डिजिटल फॉर्म में। फिर प्राइवेसी कंसर्न है, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग करना, आइडेंटिफिकेशन बताना, इससे डेटा प्रोटेक्शन हिलेगा आपका। डिजिटल डिवाइड हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजिकली हमारी अभी इतनी पॉपुलेशन अडेप्टेड नहीं हुई है, डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है। हमारी कंट्री में अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल रेगुलेटरी चैलेंज अपने आप में बड़े हैं, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर यूज़ ऑफ CBDC हो। इसके बाद कि देखो जी, क्रॉस बॉर्डर यूज़ भी है CBDC का, इसकी वजह से भी फिनेंशियल क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है। तो टेक्निकल वेरिएबल हैं, जैसे देखो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है या डिफरेंट आपके ब्लॉकचेन्स हैं, इससे भी बॉर्डर्स पे CBDC की एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। फिर लास्ट चीज़ है थ्रेट टू मॉनेटरी सोवेनिटी। पीपल जो हैं प्रेफर अ फॉरेन CBDC, डिजिटल डॉलर या डिजिटल युआन उनको पसंद है, उनको नेशनल करेंसी पसंद नहीं आती। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर आपकी लोकल मॉनेटरी सिस्टम बहुत वीक हो सकता है। ये भी एक हमारा बहुत ज़्यादा थ्रेट है क्योंकि उनको लगता है कि यार डिजिटल रुपी में तो इतना पावरफुल तो है नहीं, हम डिजिटल डॉलर की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, लोकल मॉनेटरी सिस्टम के लिए तो हमारे लिए बहुत ही वीक है। तो वे फॉरवर्ड में यहाँ बताया जा रहा है कि आप ऐसा क्या करें। तो सबसे पहले कह रहा है बैलेंसिंग प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, जैसे कि आप ज़ीरो नॉलेज प्रूफ्स हैं या प्राइवेसी प्रिजर्विंग डिजिटल लेजर सॉल्यूशंस हैं, ये सभी प्राइवेसी को यूज़र की बचाएंगे और कुछ भी ओवरसाइट करना हो तो वो मदद मिलेगी। जीरो नॉलेज प्रूफ्स का मतलब ही है क्रिप्टोग्राफिक मेथड है, जिसमें कि आप नॉलेज प्रूफ करोगे अबाउट अ पीस ऑफ डेटा। डेटा को रिवील नहीं करोगे आप, बस खाली पीस ऑफ डेटा को जो भी अपनी नॉलेज के लिए यूज़ करना है उतना ही करोगे आप। तो बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी का बैलेंस बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि ये छूट जाए या ओवरसाइट हो जाए। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का इंटीग्रेशन ज़रूरी है। जब भी बात हो CBDC की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की, सब्सिडीज़ की, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसीज़ को डेफिनेटली अच्छा एक्सप्लोर करना पड़ेगा हमें, तब जाके हम इस पर दे पाएंगे। और रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क के लिए यहाँ कह रहा है कि स्टेट्स को चाहिए कि क्लियर कट एक तो ना CBDC का मतलब बताएं, ठीक है, लीगल स्टेटस क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कंज्यूमर अगर इसको यूज़ करता है, कुछ मिस यूज़ हो जाए तो फिर कैसे लीड करेगा वो, डील कैसे करेगा वो। तो यहाँ पर हमें ना रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस ज़रूरत होती है कि हम डेवलप करें ताकि टेस्ट हो, रिफाइनमेंट हो, कुछ ऐसी अगर कोई ज़रूरत पड़ रही है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो देखो बहुत ज़्यादा इस वक्त खतरा है। रेगुलेटरी सैंड बॉक्स का मतलब क्या होता है, ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, ध्यान से सुनना, ये एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है जो बिजनेसेस को अलाउ करता है टू टेस्ट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपको इसमें फुल्ली फोर्स ऑफ रेगुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मकसद रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का यही होता है, इनोवेशन को इनकरेज करना रिस्पॉन्सिबल वे में। जैसे कोई बिजनेस टेस्ट कर रहा है न्यू प्रोडक्ट या सर्विस या कोई मॉडल, तो वो रेगुलेटर के सुपरविजन में करे, इंसाइट मिले, ताकि उसको कुछ रेगुलेटरी बैरियर्स के बारे में पता चले। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का फ़ायदा यही होता है, इससे इनोवेशन बढ़ती है, इससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ती है ना। जैसे RBI इन इंडिया हैज़ प्रपोज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू प्रमोट फिनटेक इनोवेशन, जैसे बहुत ज़्यादा इस समय चाहता है RBI की फिनटेक इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे इनोवेशन होनी शुरू हो जाए। तो नेशनल पॉलिसी में रोल आउट हो उससे पहले ही आप रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को डेवलप करो आप।
जो भी क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है, ग्लोबल कम्युनिटी कैन वर्क विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ है, बीआईएस है, इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर रेगुलेशंस बनाए जाएं, फिर उसके बाद कंट्रीज़ पे आए वो कि इन्हीं रेगुलेशंस पे चलना है, तो वो बहुत अच्छा चलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, हम बात करने जा रहे हैं आज इंडिया की डिजिटल इकॉनमी के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया की डिजिटल इकॉनमी कैसी चल रही है, डिजिटल इकॉनमी अपने आप क्या होती है, कौन सी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत डिटेल स्टडी को निकाला जिसका नाम रखा एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकॉनमी। अब इस स्टडी से क्या पता चलता है, इस स्टडी से ये पता चलता है जो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस है उस पर ये स्टडी करी गई है। अच्छा, इट इज़ बेस्ड ऑन एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क पर ये बेस्ड है। तो इसको डेवलप कौन कर रहा है, OECD ने इसको डेवलप कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट ने या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको डेवलप करा है। सबसे पहले ध्यान में ये रखना, भारत ही डेवलपिंग कंट्री में से ऐसी पहली कंट्री है जो OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क को एस्टिमेट करके अपना डिजिटल इकॉनमी का साइज डिसाइड कर रही है। अच्छा, इस स्टडी में OECD के अप्रोच के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि भारत का डिजिटल शेयर ट्रेड में, बैंकिंग में, क्योंकि ना देखो OECD का जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा है। डिजिटल शेयर किसी भी कंट्री का ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में लाइक बैंकिंग में, इंश्योरेंस, एजुकेशन में कितना है उसको भी स्टडी करता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। डिजिटल इकॉनमी से मतलब क्या है, डिजिटल इकॉनमी से ये मतलब है ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी इकॉनमी में करना। यानी किन सेक्टर्स में करना, टेली कम्युनिकेशन, ICT सर्विसेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना अपनी इकॉनमी के अंदर। यानी बोथ द ICT सेक्टर और जितने भी ट्रेडिशनल फैक्टर्स हैं उनको इंटीग्रेट करना। इसी को हम देखो IMF ने बड़ी सुंदर डेफिनेशन डिजिटल इकॉनमी की दी है कि डिजिटल का मतलब है ICT प्लस इकॉनमी में आप जितने भी मॉनेटरी फंड्स वगैरह करेक्ट करते हो वो सब डिजिटल टेक्नोलॉजी में आ जाए। अब अगर हम इंडिया की डिजिटल इकॉनमी पे ओवरव्यू डालते हैं 2022-23 का डेटा निकाल कर, तो पता चलता है इसका स्टेटस के बारे में कि भारत ऐसा तीसरा लार्जेस्ट डिजिटलाइज कंट्री है। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है डिजिटल इकॉनमी वाली रिपोर्ट से। हम G20 में ऐसी 12वीं कंट्री है जहाँ पर लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल यूज़र्स हो रहा है, मतलब हमारे जो इंडिविजुअल यूज़र्स हैं वो डिजिटल चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए नेशनल इनकम में डिजिटल इकॉनमी 11.74% तक हमें कंट्रीब्यूट कर रही है। एब्सोल्यूट नंबर में देखा जाए तो 402 बिलियन है। 2.55% जो इंडिया के एस्टिमेटेड वर्कर्स हैं वो डिजिटल इकॉनमी का ही पार्ट है। प्रोजेक्टेड ग्रोथ इसकी देखी जा रही है कि 2024-25 में इसकी वजह से डिजिटल इकॉनमी में 13.42% का ग्रोथ आएगा। शेयर विल बिकम लार्जर देन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आएगा। प्रोडक्टिविटी इसकी 5 टाइम्स हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ की पावर दिख रही है। अब ये कह रहा है भारत के अंदर ही कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो डिजिटल इकॉनमी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो कह रहा है देखो डिजिटल इनेबलिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू जो एडेड है ना वो ज़्यादा बढ़कर आती है। यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विसेज की वजह से 7.83% चला गया ग्रॉस वैल्यू एडेड, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर लगा लो आप। फिर इससे जितनी भी आपकी न्यू डिजिटल इंडस्ट्रीज़ हैं, बिग टेक प्लेयर्स हैं, वो डिजिटल इंटरमीडिएरीज पे 2% आपका दे रहे हैं। तो तीनों जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी जितना कि आपका आपने डिजिटल इनेबलिंग इंडस्ट्रीज़ ने करा है। तो डिजिटल इकॉनमी का होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यानी आप सोचो भारत सेकंड हाईएस्ट ICT सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वर्ल्ड में बिहाइंड आयरलैंड। आयरलैंड के बाद हमारा भारत ही ऐसा सेकंड है जो ICT सर्विसेज एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। पहली चीज़, इससे आपकी सर्विस डिलीवरी और अच्छी हो जाती है। आपके हॉस्पिटल आ गए, संजीवनी आ गई, नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज आ गई, जिसकी वजह से हेल्थ केयर लोगों के घर तक पहुंच गया। फ़ायदा समझ रहे हो। तीसरा चीज़ है, इससे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा। यानी GST आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, डिले, बिजनेस इन्वायरमेंट आपका आराम से प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। आपके स्टार्टअप्स को इससे बहुत बूम मिलेगा। आप सोचो ना, भारत में 2024 की रिपोर्ट से पता चला है कि होम ग्रोन यूनिकॉर्न्स में 3rd लार्जेस्ट भारत में नंबर आ गए।
आप समझ रहे हो? अब आप ये सोचो कि होम ग्रोन यूनिकॉर्न्स होते क्या हैं बेसिकली। इससे क्या पता चलता है कि हमारे देश में अगर होम ग्रोन यूनिकॉर्न्स बढ़ रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा है। सबसे पहली बात, होम ग्रोन का मतलब यही कि प्राइवेटली लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और $1 बिलियन तक पैसा कमा रहे हैं। यूनिकॉर्न का मतलब ही है रेयर हाईली वैल्यूड स्टार्टअप, जैसे कि हमने आपको बताया। अब होम ग्रोन का बेसिकली भारत में अगर हम देखें कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जहाँ पर कि होम ग्रोन इतना बढ़ रहा है, कह रहा आप देखो, आप आ जाओ होम ग्रोन में, एग्जाम्पल ले लो ओला की जो कैब्स होती हैं, ठीक है, या भारत पी है, या मीशो, आपने एक ऐप सुनी होगी, सेलिंग रीसेलिंग ऐप है ये मामा अर्थ सुना होगा, बेबी केयर प्रोडक्ट्स हैं जितने भी कॉस्मेटिक्स रहती हैं, अन अकेडमी, जेप्टो, ये समझ रहे हो, ये सारे के शेयर चैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं इन्होंने कमाल का काम किया है। उसके बाद होस्ट अबाउट 55% ऑफ वर्ल्ड का ग्लोबल कैपेबिलिटी इससे बढ़ रही है। इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो ये ना प्रमोट कर रहा है रूरल डेवलपमेंट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है ना, उसमें ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी है फार्मर्स के फॉर देयर प्रोड्यूस, वो कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन बिडिंग। फिर एम्पावर करता है लोगों को ये बाय फोस्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देता है। ये सब के सब इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर कह रहा है मेजर इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें, ड्राइवर्स की बात करें फॉर डिजिटल इकॉनमी, तो वो क्या क्या हैं। डिजिटल, चाहे हमारे भारत में देखो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, डिजिटल इंडिया मिशन 2015 से तैयार किया है, भारत नेट भी हमने तैयार कर रखा है। इसी के लिए हमने आधार बनाया, आधार कार्ड नंबर लाए हम, डिजिटल लिटरेसी के लिए ही हमने पीएमजी दिशा यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया रूरल एरिया में, कि लोगों को डिजिटल चीज़ों के बारे में पता चले। फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो, भारत क्यूआर हो, रुपे हो, ई रूपी हो, उमंग ऐप हो, ये सभी का काम है। चाहे साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हो, भाषा इंटरफेस हो, इस सभी का काम हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे देश में डिजिटल इकॉनमी का प्रचार प्रसार और आगे से आगे बढ़े। लेकिन वहीं डिजिटल इकॉनमी को जब आप प्रमोट कर रहे हो तो चैलेंजेस भी आ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है डिजिटल इकॉनमी को प्रमोट करने का, वो है यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। आईएमएफ ने तो छोटी सी डेफिनेशन दे के चला गया ना, बट यूनिवर्सली हर जगह अप्लाई हो ऐसी कोई डेफिनेशन है नहीं। क्रॉस कटिंग है, इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत डिस्टिंक्ट है, हर जगह इसको डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। रिलायबल डेटा नहीं है आपके पास, स्कारसिटी है आपके पास डेटा की, एक्यूरेसी का आपको नहीं पता है। डिजिटल अरेस्ट और साइबर आपका जो स्लेवरी जैसे अटैक हो रहे हैं, बड़ा ही खतरनाक मुद्दा है ये, साइबर अटैक, साइबर क्राइम। और देखो इस बारे में ना आप भी आसपास अपने लोगों को सबको शिक्षा दिया करो कि डिजिटल अरेस्ट से बचना है। डिजिटल अरेस्ट का सीधा सा मतलब क्या है कि आप बेसिकली फ्रॉडुलेंट स्कीम में फंस गए हो, जहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स ने आपको लॉ इन्फोर्समेंट का फॉल्सली कॉल करके वो आपको लॉ ब्रेकर करने के, आपको स्कैमर बेसिकली क्लेम कर रहा है कि आपको भी फंस गए हो आप किसी में। यानी स्कैमर कांटेक्ट कर रहा है विक्टिम को फ़ोन द्वारा, और विक्टिम को कह रहा है कि वीडियो कम्युनिकेशन में आओ, और उसको वीडियो के तहत वो धमका रहा है। और एक पुलिस स्टेशन जैसा वो सेटअप बना लेता है कि विक्टिम कन्वेंस हो जाए कि उसने बहुत गड़बड़ काम की है। फिर उससे ज़बरदस्ती उसको ट्रांसफ़र करने को बोलता है कि जितना तेरे पास पैसा पड़ा है अपने बैंक अकाउंट में सारा मुझे दे दे, और उसके बाद वो जो स्कैमर है वो डिसअपियर हो जाता है। अब सोचो कितना बड़ा ये डिजिटल अरेस्ट का कितना बड़ा सीन है। तो आप अवॉइड करिए डिजिटल अरेस्ट स्कैम को। कोई भी सस्पिशियस कॉल मत उठाइए, कोई भी डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट कॉल मत उठाइए, और इमिडिएटली रिपोर्ट टू फ्रॉड करने के लिए मैं आपको नंबर बता देती हूँ, हेल्पलाइन नंबर है 1930। याद रखना है ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। जब आपको कुछ ऐसा लगे, या तो आप cybercrime.gov.in पे उनकी वेबसाइट पे चले जाओ, या 1930 पे कॉल करो। आपको बार बार ये बताया जा रहा है। समझ रहे हो कितना खतरनाक है डिजिटल अरेस्ट। और देखो ये भी समझो साइबर स्लेवरी क्या होती है, दोनों शब्दों को समझो आप। साइबर स्लेवरी किसे कहते हैं? साइबर स्लेवरी में यानी कि आपको ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा बनाया जा रहा है। और कैसे बनाया जा रहा है? आपके साथ स्लेवरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और ध्यान से समझना है ये कैसा होता है। आप समझ लो, आप मोबाइल हैंडसेट्स को ब्लॉक कर देते हैं ये लोग। तमिलनाडु में ना यूथ, एक 3 तमिलनाडु के यूथ थे, और ना क्या हुआ उसकी पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ। तमिलनाडु के क्राइम ब्रांच से पता चलता है ये न्यूज़ का। तो ना 3 तमिलनाडु बेसिकली एन अटेम्प्ट टू सेंड 3 तमिलनाडु यूथ टू कम्बोडिया साइबर स्लेवरी द्वारा। ध्यान से सुनना, देखो क्या से क्या हो जाता है।
3 यूथ थे बेचारे, युवा थे, उनको कंबोडिया भेजा जा रहा था साइबर स्लेवरी द्वारा। विक्टिम्स को ना फोर्सफुली बोला जा रहा था कि तुम ऑनलाइन स्कैम में पार्टिसिपेट करो। तो साइबर स्लेवरी का मतलब है कि आप ना ट्रैफिकिंग कर रहे हो इंडिविजुअल्स की ऑनलाइन स्कैम द्वारा। और विक्टिम्स को ना यहाँ पर फॉल्स जॉब्स का प्रॉमिस कर दिया जाता है। उसको बोला जाता है कि आपको बॉर्डर से एक इलीगली ट्रांसपोर्ट कराया जाता है और फोर्सली उससे काम करवाया जा रहा होता है। उसको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, बेसिकली उसको ट्रैप करा जा रहा है। आप समझ रहे हो कितना खतरनाक मामला है ये साइबर स्लेवरी करना। और ये याद रखना, ये साउथ ईस्ट एशिया में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर स्लेवरी हो रही है। 30,000 इंडियंस येट टू रिटर्न फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। आप समझ लो कितना ज़्यादा करंटली। आप समझो 30,000 इंडियंस को बोला गया कि वो साइबर स्लेवरी में फंसे हुए हैं कम्बोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम के अंदर। तो आप समझ रहे हो कैसी सिचुएशन है जहाँ पर इंडिविजुअल्स को बहुत ही ऐसे लुभानी जॉब दिखाई जाती है कि आप पैसे वाले हो जाओगे, आपको बहुत अच्छी जॉब दी जा रही है। और कैसे उनसे फिर वो साइबर फ्रॉड, हैकिंग, उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं। बिल्कुल उनको ऐसा बना दिया जाता है एकदम गुलाम की तरह। तो आप सोचो इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद प्राइवेसी वायलेशंस एंड रिलेटेड कंसर्न्स भी हैं। पर्सनल डेटा का मिसयूज़ हो गया। अब आप मॉल में चले जाओ, किसी को नंबर दे दो अपना, आप बस फिर देखो आपके पास कितने कॉल आएंगे। आपको बेकार के कॉल आएंगे, आपको क्लब महिंद्रा वाले बुला रहे हैं आपके लिए, ये टिकट्स हैं आपका, वहाँ होटल रिजर्व कर रखा है, परेशान हो जाओगे आप। पुअर डिजिटल लिटरेसी, हमारा जो 70% भारत का युवा है 15 से 29 साल का, उसको ईमेल सेंड नहीं करना आता, फाइल अटैच करनी नहीं आती है। 60% कैन नॉट कॉपी मूव फाइल, फोल्डर को नहीं भेजा जाता है। ये NSSO की रिपोर्ट थी, मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे। आप सोचो डिजिटली कितना हमारे भारत का अभी युवा इतना सक्षम नहीं है कि वो ईमेल्स वगैरह भेजे। तो आप कहाँ डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हो। फिर ऑफ टेक ऑन सेमीकंडक्टर इन इंडिया बहुत स्लो है। टेलीकॉम के सेक्टर में, मोबाइल फोन्स में वैल्यू एडिशन कम है। टेलीकॉम में अभी बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस भी हैं ना अनलीश, वो सब भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इतनी दिक्कतों के बाद डिजिटल इकोनॉमी में चैलेंजेस तो देखो बहुत भारी हैं। लेकिन आप इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि डिजिटल इकोनॉमी को लाओगे ही नहीं। तो वे फॉरवर्ड में कह रहे हैं रिलायबल डेटा कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। पीरियोडिक आप अपडेट करो डेटा को सबसे पहले। और एस्टिमेशन ऑफ साइज टू मेजर इम्पैक्ट वो और ज़्यादा देखना है। मिति को तो सेपरेट स्टडी करनी चाहिए इसके बारे में। फिर डिजिटल लिटरेसी स्किलिंग को सबसे पहले स्कूलों तक पहुंचाओ आप। बच्चा स्कूल जाएगा वहीं पे उसको सिखाओ ना, 4वीं 5वीं में हो उसको सिखाओ आप ईमेल कैसे भेजना है, फाइल को इधर से उधर कैसे करना है। कंप्यूटर्स पढ़ाओ, लैंग्वेज पढ़ाओ, AI टूल्स पढ़ाओ, सब पढ़ाओ उसको बचपन से ही। फिर मिनिमाइज रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, यानी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे आपका क्रिप्टो करेंसी है, जनरेटिव AI है, इन सब चीज़ों का यूज़ और फ्रिक्शंस को कम करना है। हाई क्वालिटी ब्रॉडबैंड को यूनिवर्सल बनाने की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट को इन्हांस करने की ज़रूरत है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना है। कैसे करना है, आप लेबर लॉज ले लो, एक बैलेंस क्रिएट करो लेबर राइट्स और कंप्लायंस कॉस्ट में, रिव्यू करो, एवेल्युएट करो बिजनेस लॉज को। इन सभी के टूल से ही आप एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ पाओगे। तो गाइज होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया। आज का लास्ट टॉपिक हम समझते हैं, बिकॉज कल शॉर्ट्स और MCQs आपके आएंगे, तो आपका इकोनॉमी के आर्टिकल्स तो कम से कम कवर हो जाएंगे हमारे। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम, बड़े ध्यान समझना। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लाई जा रही है, किन के लिए लाई जा रही है, जो भी रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं। ये क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसमें क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसको अनाउंस करा है सबसे पहले कि ऐसा कोई भी जो एक्सीडेंट में विक्टिम है उसको फिनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। कितनी दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, समझना आप। फिनेंशियल कवरेज में सरकार ने कहा है कि ट्रीटमेंट कॉस्ट 7 डेज का 1.5 लाख अगर है तो हम वो देंगे। पुलिस को 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म भी कर देना है। क्लेम हॉस्पिटल रेज करेगा फॉर प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के तहत उसको हॉस्पिटल को पैसा दे दिया जाएगा। विक्टिम्स ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत PMJ पैकेज में कोई ट्रॉमा है, पॉलीट्रॉमा है, उसके तहत भी ले सकता है। एलिजिबिलिटी इसमें यही है कि जो भी जितने भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं मोटर व्हीकल द्वारा, कोई भी टाइप का रोड है, तो आपको ये स्कीम के तहत पैसा मिलेगा एक्सीडेंट होने पर। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में कह रहा है कि जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसको पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसीज के साथ इम्प्लीमेंट कराना है।
ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट जो एप्लीकेशन है विल हेल्प NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी, इसीलिए ये रिपोर्ट निकाली जाएगी। एक्स ग्रेशिया पेमेंट में 2 लाख कंपनसेशन फैमिली को दिया जाएगा अगर मान लो कोई विक्टिम की डेथ हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, 2 लाख रुपए जो हैं वो आपके परिवार वालों को दिए जाएंगे। लीगल मैंडेट की बात की जाए तो अंडर सेक्शन 162 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जिसमें कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा विक्टिम्स को रोड एक्सीडेंट होने पर, ये भी ध्यान रखना, कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम भारत में देखें कि हमारा रोड एक्सीडेंट का स्टेटस क्या है, तो समझो क्या है। WHO ग्लोबल जो स्टेटस रिपोर्ट है ऑन रोड सेफ्टी 2023 के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि भारत में 15% एक्सीडेंट बढ़े हैं। अगर हम 2010 से 2021 में देखें तो 2024 में ही ऐसा बताया जा रहा है कि 1.8 लाख डेथ हुई हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, और 30,000 डेथ इसी वजह से हुई थी क्योंकि लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था। इसलिए गलती आप भी मत किया जी, कई बार हम टशन मारने के चक्कर में हेलमेट नहीं पहनते हैं। और यहाँ देख लो, आपके सामने ही नंबर है, आके खोल के देखना इस चीज़ों को आप। 66% एक्सीडेंट में इंडिविजुअल जो हुए हैं वो 18 से 34 साल की उम्र के बच्चे हैं, लगा लो टीनेज या उसके बाद आपके जो एडल्ट शुरू हो जाता है, समझ रहे हो। उसके बाद ये कह रहा है कि इस स्कीम की ज़रूरत इसीलिए पड़ी, डेटा मैंने आपको दिखाई दिया है, हाई रोड एक्सीडेंट फैटिलिटीज़ है भारत के अंदर। ग्लोबली गोल्डन आवर ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि मेडिकल अटेंशन तुरंत दी जाए ताकि वो बच जाए व्यक्ति। गोल्डन आवर का मतलब क्या है, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है। फिर फिनेंशियल बर्डन ऑन विक्टिम्स, यानी हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट से आपका मेडिकल इंटरवेंशन बचेगा। इन्हांस करने की ज़रूरत है एमरजेंसी रिस्पांस को, यानी टेक्नोलॉजी लाओ और एक्सीडेंट जो भी रिपोर्ट हो रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद ना गवर्नमेंट का कमिटमेंट भी है, देखो गवर्नमेंट सरकार ने कसम खाई थी कि 2030 तक हम भारत के अंदर 50% तक जो भी रोड के एक्सीडेंट होते हैं उनको हम रोक देंगे, सड़क दुर्घटना को हम रोक देंगे। और भारत ने यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी को अलाइन करते हुए कसम खाई थी, तो अब उसको लिए कुछ तो करना पड़ेगा ये चीज़। तो ग्लोबली भी ऐसा कुछ प्लान कर रखा है 21 से 30 तक का कि भाई ऐसा ही WHO ने भी बोला हुआ है कि 50% तो रिडक्शन करो। अब स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन है, सेफ सिस्टम अप्रोच है। स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन में तो बात ही यही की जाती है कि आप, ये क्वेश्चन आ सकता है स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो स्वीडन में प्रेजेंट की गई थी और इसमें रोड सेफ्टी के रिलेटेड ही काम होता है। लेकिन भारत में ना देखो चैलेंजेस हैं रोड सेफ्टी को लेके। सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है, हाई फर्टिलिटी रेट और इंजरी रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत बर्डन है। 11% ग्लोबल जो रोड फर्टिलिटीज़ हैं वो भारत के अंदर हो रही हैं, लगा लो आप। बहुत डेंजरस है हमारी कंट्री रोड ट्रैवल के मामले में। ओवर स्पीडिंग, रेकलेस ड्राइविंग तो हमारे ओहो यूथ तो ऐसे करता है, मतलब हाईवे पे आप जब रेकलेस ड्राइविंग करोगे तो आप सोचो क्या मिलेगा आपको उससे। एक्सप्रेस वे में आप रेकलेस ड्राइविंग करके जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता एक्सीडेंट के अलावा और कुछ मिलने वाला है। ओवर स्पीडिंग की जाती है हमारे। ट्रैफिक लॉ इन्फोर्समेंट हमारे यहाँ इतने वीक हैं कि हमारे जो ट्रैफिक का जो खड़े होते हैं उनको पता ही नहीं चल रहा हेलमेट किसी ने पहना है कि नहीं पहना, किसी ने सीट बेल्ट लगाई है कि नहीं लगाया, कोई सिग्नल जंप करके जा रहा है। कैसे हो रहा है ये, मतलब नोएडा वोएडा में तो मैं देखती हूँ ऐसे कुछ चल ही नहीं रहा। मतलब क्या ही ट्रैफिक वहाँ पर लॉज को मानते हैं लोग। इनएडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ग्रोइंग व्हीकल पॉपुलेशन, आई एम जस्ट नॉट टेकिंग द नेम ऑफ नोएडा, बहुत सारे स्टेट में ऐसा देखने को मिलता है। तो आपका राइजिंग, आपका उसके बाद प्राइवेट व्हीकल ओनरशिप कपल्ड विद इनएडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंजेशन बहुत है, डिफेक्टिव व्हीकल है, लैक ऑफ सेफ्टी की प्रॉब्लम है, वीक पोस्ट क्रैश रिस्पांस को 50% लोग तो वहीं पे बेचारे दम फोड़ देते हैं, उनको मेडिकल असिस्टेंस गोल्डन आवर में मिल ही नहीं पाता। तो ये सब बड़े चैलेंज हैं भारत के अंदर। तो हालांकि हमने बड़े सारे काम किए हैं, 2019 से ही हम लगे हुए हैं। हमने स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ लगाई हैं वायलेशंस के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में, हमने ब्लैक स्पॉट दिए हैं, 4000 एक्सीडेंट प्रोन एरिया आइडेंटिफाई किए, हमने कैंपेन चलाया कि भाई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो, ड्राइवर्स को साफ तौर पे बोला जा रहा है, बार बार स्किल बेस्ड लाइसेंसिंग दी जा रही है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के बारे में हम एक हैबिट अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है। क्रैश टेस्ट के लिए हमने ये भी करा हुआ है, एयरबैग से भी इसके लिए बोला हुआ है। तो रिकमेंडेशन के तौर पर सेफ सिस्टम अप्रोच और ग्लोबल प्लानिंग वालों ने क्या बोला है कि सेफ सिस्टम अप्रोच का मतलब है ह्यूमन एरर देखो इनएविटेबल है, लेकिन हमारा काम क्या है, रोड के क्रैशेस को रोकना, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड लैंड यूजिंग प्लानिंग करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा चलाओ, साइकिलिंग करो, मोटापा भी कम होगा, वॉक करके जाओ ज़्यादातर,
सेफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को सेफ बनाना है, पता चला पेडेस्ट्रियन पे उठा दिया आपने, मार दिए लोग। स्पीड लिमिट पे ध्यान रखना है। सेफ व्हीकल होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, क्रैश प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी आपके व्हीकल में मौजूद हो। स्ट्रिक्ट लॉज हो आपके, ट्रैफिक लॉज, जहाँ आपने गड़बड़ की वहीं पर आप फंसे, कोई ड्रंक ड्राइविंग करते पकड़ा गया वहीं उठाओ उसको। फिर पोस्ट क्रैश रिस्पांस हमारा बहुत तेज होना चाहिए। मान लो कोई हादसा बदकिस्मती से हो ही जाए तो मेडिकल सर्विसेज तैनात रहें। फर्टिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी से बचाने की ज़रूरत है। तो ये सारे तरीक़ों से हम अपने रोड को सेफ़ बना सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी हम टॉपिक्स कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू